बेसिक कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे आई सपोज, और वहाँ लेक्चर 3 तक हो गया था। यही पढ़ाई चल रही थी ना? यस सर। याद है ना पक्का सबको? यस सर। यस सर। चलिए, और मैं भी दिखाई दे रहा हूँ आई सपोज। चलिए, यस। स्क्रीन को थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है? चलिए, लेट्स बिगिन। तो मैंने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बताया था। आई होप उस लेक्चर को आपने रिपीट करके एक बार देख लिया होगा और चीजें आपकी क्लियर होगी। लिमिटिंग रिएजेंट में कोई भी बच्चा फंस रहा है या समझने में किसी को दिक्कत तो मुझे बताइएगा प्लीज। एनीबॉडी? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सही है ना बेटा आप लोगों का? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, ओके। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, देखो ये काफी जो कंसंट्रेशन वाली पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर की, मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाली जो चैप्टर है आपकी, वो जो कंसंट्रेशन वाली पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस भी इस पार्ट से सेट होती हैं। ओके, तो आने वाले 2 या 3 क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे अब, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ध्यान से देखिएगा आप लोग। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताना, ये जो चम्मच में आप लोग रखा हुआ देख रहे हो, इसको सॉल्यूशन का क्या बोलते हैं? आप बोल सकते हो। मानो ये नमक रखा हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन? सॉल्यूट। उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। ओके, और यदि हम लोग पानी में मिलाएंगे इसको तो हम लोग इस पानी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्वेंट बोलते हैं। पानी को सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है? हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल के बनती है सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल के बनती है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बेटा बेसिकली क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of a solute in a solvent। मुझे बताना क्या ये सॉल्यूशन का मैंने जो डेफिनेशन लिखा है दैट इज परफेक्ट? कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? नहीं ना? चलिए, अब इसमें एक टर्म है होमोजीनियस। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यस, वेरी गुड। यूनिफॉर्म थ्रूआउट। कॉम्पोजिशन बोलने का मतलब क्या है कि नमक पानी जो मैंने बनाया, मैं इसको यहाँ से पीऊंगा, मैं इसको बीच से पीऊंगा, मैं उसको नीचे से पीऊंगा, मैं इसको यहाँ से पीऊंगा, मैं इसको यहाँ से पीऊंगा। क्या मुझे जो नमकीन लगेगी वो डिफरेंट डिफरेंट लगेगा कि सेम लगेगा? मैंने यदि अच्छे से घोल दिया है तो इक्वल नमकीन लगेगी मुझे, है ना? तो होमोजीनियस का मतलब होता है सेम कॉम्पोजिशन, क्योंकि नमक जो पानी में घुला है वो काफी यूनिफॉर्मली घूमी है। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक सेम कॉम्पोजिशन वाला मिक्सचर होता है। किसका? एक सॉल्यूट की सॉल्वेंट में, एक सॉल्यूट की सॉल्वेंट में। गॉट इट? अब मुझे एक बात बताना, एक जो सॉल्यूशन होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिल गया तो तैयार हुआ हमारे पास एक सॉल्यूशन। ओके, अब बच्चों मुझे एक बात बताना कि सॉल्यूशन की जो क्वालिटी है, यदि उसमें मैं नमक डालूंगा ज्यादा तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होते चला जाएगा, और यदि मैं और पानी डालते चला जाऊंगा तो वो डाइल्यूट होते जाएगा। ओके, तो हम लोग एक चीज बात करते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, दैट इज व्हाट? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present
in a given amount of solution is expressed in term of concentration, is expressed in terms of concentration। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखिएगा ध्यान से आराम से। आपके पास एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, गिवन अमाउंट मान लो आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। मान लो आप उसमें कितना सॉल्यूट मिला के रखे हो, आप उसमें कितना सॉल्यूट मिला के रखे हो, वो बताता है एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। ओके, आप मुझे ये बताइएगा यदि ज्यादा सॉल्यूट है तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। और यदि पानी ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी है, तो कम कम होगा। होगा। तो कम होगा। कंसंट्रेशन कम होगी, है कि नहीं? समझ गए? चलिए, तो ये है कहानी। अब कंसंट्रेशन बताने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। ओके, तो एक तरीका जो होता है कंसंट्रेशन बताने का, वो होता है परसेंटेज के मुताबिक। कंसंट्रेशन परसेंटेज के मुताबिक बताया जाता है। ओके, जैसे कि देखिएगा, एक होता है मास बाय मास परसेंटेज। मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in grams present in 100 gram of solution। ओके, देखो मास बाय मास परसेंटेज कभी काल उसको इस तरह भी लिखी जाती है W बाय W। ओके, W बाय W भी इसको लिखा जाता है। तो मास बाय मास परसेंटेज बताता है कि सॉल्यूट कितना ग्राम, सॉल्यूट का कितना ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना ग्राम। ओके, यदि इसका हम लोग फॉर्मूला का बात करें, ओके, इफ यू विल टॉक अबाउट द फॉर्मूला, परसेंट W बाय W। ओके, परसेंट W बाय W भी कभी का लिखा जाता है इसको। ओके, विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ये वाली फॉर्मूला होती है। ओके, मान लीजिए आपको दिया हुआ है ऐसे 35% W बाय W NaCl सॉल्यूशन। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा बेटा, बताइए। 35% WW NaCl सॉल्यूशन, मानो एक बॉटल है उसमें ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं बता रहा हूं। यदि आप नहीं बता पा रहे हो तो आप मुझे बताना कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि गलत। 35 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। नहीं आ रही है। ओके, 35 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या मैंने जो बोला वो सही है कि गलत है, मुझे ये बताना। बिल्कुल सही है। सही है सर। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यदि मैं 35% WW बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है कि 35 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। या इस तरह भी बोल सकता हूं
35 ग्राम NaCl in 65 ग्राम वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन तो वाटर ही में बनाता हूं हम लोग। तो 35 ग्राम NaCl 65 ग्राम वाटर में है, तो क्या ये सही है कि गलत है? सही है सर। बिल्कुल सही है। ओके, किसी बच्चे ने बोला उनको आवाज सही नहीं आ रहा है, क्या सबको आवाज मेरी क्लियर जा रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉइस जिसको हम लोग बोलते हैं W/V। ओके, इसको यदि हम लोग डिफाइन करें तो ये होता है, देखिएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में, ठीक है ना, डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये ध्यान में रखिएगा बेटा, देखो वॉल्यूम आ गया, मास बाय वॉल्यूम मतलब 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कितना ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ है। तो दिस इज W/V, परसेंट W/V को हम लोग इस तरह लिखते हैं। फॉर्मूला यदि आप लिखोगे इसका, तो मास ऑफ सॉल्यूट वो आपको ग्राम में लेनी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो आपका मिलीलीटर में रहेगा, और वो भी कितना मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर इंटू 100। ओके, तो इफ आई विल टेल यू 65% W/V, ओके, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ऑब्वियसली इसका मतलब हम लोग यही मीन करेंगे कि 65 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सॉल्यूशन। बट मैं यदि ऐसा लिखता हूं 65 ग्राम ग्लूकोज इन 35 ml वाटर, तो मुझे बताना क्या सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है? एनीबॉडी सोच के बताना। नो सर। बिल्कुल नहीं सही, ये गलत होगा, क्योंकि मैं क्या ऐड कर रहा हूं, मैं 65 ग्राम और 35 ml ऐड कर रहा हूं। यार ग्राम और ml को आप कैसे ऐड कर सकते हो? ये मास की यूनिट है, ये वॉल्यूम की यूनिट है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, जहां पे मास मास को ऐड कर सकते हैं, मास और वॉल्यूम एडिटिव नहीं होती। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये बोलना गलत हो जाएगा कि 65 ग्राम ग्लूकोज इन 35 ml वाटर, दिस इज 100% रॉन्ग। आप ये नहीं बोल सकते हो, ये गलत। ओके, हाँ, पहला वाला स्टेटमेंट आप बोलोगे दैट इज 100% राइट। चलिए, नेक्स्ट आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लोग V/V बोलते हैं। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर, ठीक है ना, किसमें, इन मिलीलीटर dissolved in 100 ml of solution। V/V हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 40% V/V इथेनॉल सॉल्यूशन, तो मैं बोलूंगा कि 45 ml इथेनॉल इन, सॉरी 40 बोला हूं ना, तो 40 लिखता हूं, 40 ml इथेनॉल इन
60 ml वाटर, मानो वाटर सॉल्वेंट था। एम आई राइट? Yes, sir. No, राइट हूं sir. मैं? नो। देखो मैं फिर से बोलता हूं, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कहीं पढ़ा है क्या? Sir, 40 gram. वॉल्यूम एडिटिव नहीं होती। आप 1 लीटर पानी और 1 लीटर तेल मिलाओगे तो 2 लीटर होगा, ये जरूरी नहीं। ओके, वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव, दिमाग में रखिएगा, वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव। आप मास ऐड करो चलता है, आप मास वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकते, आप वॉल्यूम नहीं ऐड कर सकते, तो ये बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। 45 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन बोलना है आपको, क्योंकि 40 ml इथेनॉल और 60 ml वाटर ऐड करोगे तो जरूरी नहीं है वो 100 ml होगा, वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है। अंडरस्टूड? तो वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम को नहीं ऐड कर सकते आप, नेवर। ओके, समझ गए? चलिए, ये क्वेश्चन को कौन बच्चा सॉल्व करेगा देखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके पास। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। सॉल्व कीजिए। So 12.1%. सर बी होगा। बी होगा? बी सर। चलिए देखते हैं बी कैसे होगा। तो W/W बोला है, तो ऊपर में आपने कितना लिखा? 40 gram. नीचे में कितने? 320. यस, ये गलती कर दी, क्योंकि आपको ध्यान देना चाहिए इट शुड बी मास ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन नीचे में रहता है। ओके, तो भैया यहाँ पे तो आपको 320 ग्राम वाटर दिया हुआ है, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट दी गई है, तो सॉल्यूशन क्या होगी? सॉल्यूट प्लस Solvent. तो सॉल्यूशन कितना होगा? 360 gram. 360. into 100। तो आप सॉल्व करोगे तो 11.1% आएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो दिक्कत Yes, आ sir. रही है? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। There is one more method that is PPM, जिसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। ओके, इट इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है देखो, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ solvent, sorry, solution into 10 to the power 6। और पार्ट्स का मतलब होगा बेटा, आप ग्राम ले लो या आप वॉल्यूम ले लो, ये आपके ऊपर है, वो मास ले सकते हो या वॉल्यूम ले सकते हो। बोलने का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ओके, और पीपीबी होता है कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय parts of solution into 10 to the power 9। देखो पीपीबी और पीपीएम यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे जहां पे सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में है, वेरी माइन्यूट अमाउंट में है। ओके, मतलब बहुत कम सॉल्यूट जहां पे, वहां पे पीपीएम या पीपीबी का इस्तेमाल किया जाता है।
air. Okay, used when minute amount of solute, minute मतलब बहुत कम, minute amount of solute present in solution. Okay, बहुत कम solute जो है solution में रहेगा. Minute amount मतलब very less amount of solute. Okay, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको, देखो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, इसके रिलेशन से, मतलब कुछ अच्छे न्यूमेरिकल जो होंगे, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल, उसमें ये चीज डाले रहेंगे और फिर क्वेश्चन बनाए जाए. कॉन्सेप्ट आप मुझे पहला वाला सॉल्व करके बताना. अ सॉल्यूशन विद मास 1 kg कंटेनिंग 3 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब 1 kg में 3 मिलीग्राम सॉल्यूट बना होगा. तो ऑब्वियसली बहुत कम है, तो यहाँ पे हम पीपीएम या पीपीवी यूज करेंगे. तो चलिए आप बताइए कि पीपीएम या पीपीवी में क्या आंसर आना चाहिए. चलिए क्या आंसर आएगा पीपीएम या पीपीवी में? एनीबॉडी? यदि हमको पीपीएम में सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली क्या बोलता है कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना पार्ट्स, मतलब अमाउंट दिया, मास दिया हुआ 3 मिलीग्राम. तो ऑब्वियसली मिलीग्राम को हम ग्राम में कर लेते हैं, तो 3 × 10⁻³ ग्राम. ठीक है ना. दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन की मास दी गई है 1 kg. तो 1 kg को यदि हम ग्राम में करेंगे तो 1 × 10⁻³ ग्राम. और पीपीएम के लिए किससे इंटू करते हैं? 10⁻6. तो बच्चों यदि आप उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगी? ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻6 है ना, और ये वाला 10⁻6 कट जाएगा. ओके, ये भी ऊपर ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगी 3 ppm. ये समझ आ गई ना आप लोगों को? 10⁻³ नीचे में 3 है तो ऊपर गया तो -3 हो जाएगा. तो 10⁻6 × 10⁻6 तो पूरी तरह से कट जाएगी, है ना, 3 ppm. और पीपीबी में क्या होगा आंसर बता सकता है कोई क्या मुझे? So 3 × 10⁻3 है ना, सॉल्व कर लोगे. इसमें 3 × 10⁻³ ग्राम होगा, नीचे में 1 × 10⁻³ ग्राम होगा, और इनटू कितना से करेंगे? 10⁻9. सॉल्व कर लोगे आराम से. हाँ देखो ये कहानी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स, ये सब आप लोग जब इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे, मेडिकल लाइन में जाओगे, काफी मेडिकल लाइन में तो इसका बहुत ज्यादा यूज है. क्योंकि आपको बोल दिया जाएगा वहां पे कि एक सॉल्यूशन बनाना है, आपको बनाइए 25% WWNaCl सॉल्यूशन. कैसे बनाओगे मुझे बताओ. एक कोई बोल दिया आपको कि 25% NaCl सॉल्यूशन बनाना है. आपने ऐसा वाला देखा है कभी लैब में? इसका नाम क्या होता बताओ तो. मेजरिंग सिलेंडर या ग्रेजुएटेड सिलेंडर बोलते हैं इसको. ओके, दिस इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जो 100 ml की ग्रेजुएशन रहती है, इसकी मार्किंग रहती है. ओके, मेजरिंग सिलेंडर या ग्रेजुएटेड सिलेंडर बोलते हैं इसको. तो इसमें जो मार्क रहती है 100 ml तक मार्क रहती है. ओके, अब आपको बोला गया 25% WWNaCl सॉल्यूशन. तो इसका मतलब क्या है? 25 ग्राम NaCl कितना पानी में है? इन 75 ग्राम वाटर. तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, 25 ग्राम NaCl वजन कर लो और इसमें डाल दो. ठीक है ना, बहुत सिंपल. 25 ग्राम आपने वजन करके डाल दिया है, और ऊपर से आपको पानी डालना है. कितना पानी डालोगे? 75 ग्राम पानी डालोगे, और फिर क्या करोगे? बहुत अच्छा से मिक्स कर दोगे. ये दोनों ऐड करने के बाद क्या कर दोगे? मिक्स कर दोगे. तो बन जाएगी आपकी 75 ग्राम पानी और 25 ग्राम NaCl है. तो ऑब्वियस सी बात है 25 ग्राम NaCl अब कितने में है? 100 ग्राम में होगा. 25 + 75 100 हो जाएगी. ओके, यदि आपको कोई बोल दिया 25% W/V NaCl सॉल्यूशन बनाना,
कैसे बनाओगे इसको, ये बताना मुझे, देखते हैं कौन बताता है मुझे, बताइए कोई भी। सर 25 ग्राम NaCl डालेंगे, उसके बाद 175 ml डाल देंगे वाटर। 75 ml आपका बोलना है कि 100 ml water 100 और ml, बट यदि 25 आपने लिया हुआ है, आपने मानो 25 ग्राम इसमें डाल दिया है, ओके, तो 25 ग्राम तो कुछ जगह ऑक्युपाई कर चुका है। आप उसमें यदि 100 ml डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो सॉल्यूशन जो बनेगी 100 ml से तो ज्यादा हो जाएगा, यस है सर। कि? तो क्या अपनाओगे टेक्निक मुझे बताओ। देखो हम लोग क्या करेंगे, टेक 25 ग्राम NaCl, ओके, देखो इसका मतलब तो आप समझ रहे हो साफ, 25 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, टेक 25 ग्राम NaCl, ठीक है ना। अब मैं उसको क्या करूंगा, 25 ग्राम NaCl सॉल्यूशन को इसमें डाल दूंगा, NaCl सॉल्यूशन नहीं, 25 ग्राम NaCl वजन करके 25 ग्राम डाल दिया। सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा, फिर मैं ऐड वाटर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग, मतलब मैं क्या करूंगा, पानी डालते रहूंगा और कुछ रॉड से मिलाते रहूंगा, है ना। एक ग्लास रॉड आता है, आपने देखा होगा, एक शीशे का रॉड होता है लैब में, जो मिलाने के लिए यूज किया जाता है चीजों को। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 ग्राम NaCl डाल दिया, फिर ऐड वाटर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग, मिलाते रहेंगे टिल 100 ml मार्क रीचेस। देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 25 ग्राम इसमें NaCl डाल दिया, फिर उसके बाद पानी डालते गए, पानी डालते गए, पानी डालते गए, और पानी तब तक डाले जब तक ये 100 ml मार्क तक नहीं आ गया, ओके। अब मैंने पानी इसमें कितना डाला वी डोंट नो, बट हमें इतना मालूम है कि हमने इसमें 25 ग्राम NaCl डाला था और वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना। 25 ग्राम डाला तो वो नीचे बैठ गया, फिर पानी हमने डालते गए मिलाते गए, पानी तब तक डाले जब तक 100 ml मार्क नहीं आया, तो सॉल्यूशन तो 100 ml का बन गया मेरा, जिसमें 25 ग्राम NaCl है, बट पानी मैंने कितना ऐड किया वो हमें नहीं मालूम, वो तो हमने डालते गए। गॉट इट। चलिए, ठीक उसी प्रकार 25% VV इथेनॉल सॉल्यूशन बनाने बोले तो 25 ml इन 100 ml सॉल्यूशन। अब ये मत बोलना कि 75 ml वाटर में, क्योंकि आप 1 लीटर और 1 लीटर मिलाओगे तो 2 लीटर होगा, ये नहीं होगा, ओके, वॉल्यूम एडिटिव नहीं होती, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे मैंने 25 ml इथेनॉल पहले ले लूंगा, समझ गया, और ऊपर से मैं पानी डालते रहूंगा और मिलाते रहूंगा जब तक 100 ml मार्क नहीं आ जाए। अब पानी मैंने 75 मिलाया कि 76 मिलाया कि 74 मिलाया, वी डोंट नो, बट मुझे इतना मालूम है कि 100 ml सॉल्यूशन बन गया, वेरी सिंपल, ओके। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो जो अभी मैंने कंसंट्रेशन का कहानी डिस्कस किया था वो तो सिंपल चीजें हैं, बट उसकी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। देखो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में आप लोग अक्सर कहाँ फंसते हो, सबसे बेसिक स्टेप में कि आपसे बैलेंसिंग नहीं होती। तो कभी काल क्या होता है, सिंपल वाला तो बैलेंसिंग आप लोग कर लेते हो, बट एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसको बैलेंस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, मतलब बैलेंस नहीं हो पाती। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो बैलेंस नहीं होगी उसको बनाने का एक स्पेशल मेथड होता है, दैट इज नोन एज POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। देखो ये मेथड में आपको बिना बैलेंस किए ही न्यूमेरिकल बन जाते हैं आप,
ओके, बट मैं बोलूंगा ये मेथड का इस्तेमाल हर जगह मत करना, ये काफी मॉडर्न मेथड है जो आपके बुक में मेंशन नहीं है, ये आपको आपके बुक में नहीं मिलेगी। ये मेथड मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि आपसे इक्वेशन बैलेंस ना हो, और जब आप हार जाओ कि बैलेंसिंग नहीं हो रही है तभी ये वाला टेक्निक लगाना, नहीं तो मत लगाना, क्योंकि इस टेक्निक से सम को बनाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, और ये टेक्निक आपको सीखना चाहिए। चलो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या बोलता है? ओके, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन बोलती है, अच्छा क्या बोलती है रहने दो, पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मानो एक रिएक्शन आपने स्टार्ट किया, उसमें आपने 5 एटम ऑक्सीजन के लिए थे, तो प्रोडक्ट में क्या 10 एटम हो जाएगा ऑक्सीजन का कि 5 ही एटम रहेगा? रिएक्टेंट में कोई चीज का मैं जितना एटम लेता हूं, प्रोडक्ट में उतना ही एटम हो जाएगा कि वो डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा कि कम हो जाएगा? सर उतना ही रहेगा। सर उतना ही रहेगा। नहीं रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल बोलता है ये कहानी कि भैया एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यदि कोई भी एलिमेंट का आप 100 एटम लेते हो रिएक्शन से पहले, तो रिएक्शन के बाद वो 100 ही एटम्स रहेंगे। तो ये जो पीओएसी कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि एक रिएक्शन में यदि एटम कंजर्व होती है, एक रिएक्शन में यदि एटम कंजर्व होती है तो सीधा सा बात है उसका मोल्स भी कंजर्व होगा। मतलब मान लो मैंने रिएक्शन के स्टार्टिंग में 10 मोल सोडियम का लिया है, तो रिएक्शन के प्रोडक्ट में क्या 20 मोल हो जाएगा सोडियम का? नहीं नो सर। नो सर। मैं 10 मोल लिया होगा तो 10 ही मोल होगा। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट पे ये प्रिंसिपल वर्क करता है। चलिए देखते हैं इसको और हम लोग समझते हैं सबसे पहले इसको। मान लो एक ऐसा रिएक्शन है KClO3 डिकम्पोजिट्स टू गिव KCl प्लस O2। एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये वाला रिएक्शन हमसे बैलेंस नहीं हो रहा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप तो इसको इजीली बैलेंस कर सकते हो, बट मान लो आपसे ये बैलेंस नहीं हो रही और आपको एग्जाम में दे दिया है कि KClO3 के 20 ग्राम दी गई है। ओके, तो KCl कितनी बनेगी? अब बच्चों मुझे बताओ, क्या बिना बैलेंसिंग का आप ये सम को बना पाओगे? 20 ग्राम KClO3 दिया हुआ, कितना KCl बनेगा? बिना बैलेंसिंग का तो आप नहीं बना पाओगे। ओके, बट हाँ, बिना बैलेंसिंग का भी बनाने का तरीका है, देखो कैसे। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन पे पीओएसी लगाएंगे, ठीक है ना, अप्लाई करेंगे पीओएसी, अप्लाई पीओएसी फॉर पोटासियम एटम्स। ओके, मैं पोटासियम एटम को पकड़ के पीओएसी लगाता हूं। देखना, मैं जो बोल रहा हूं बताना मुझे। नंबर ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन, ये एन से डिनोट कर रहा हूं मैं नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स of potassium in reactant will be equal to number of moles of potassium in product। क्या ये स्टेटमेंट जो मैं लिखा हूं ये सही है कि गलत, ये बताना मुझे। सर सही है। बिल्कुल सही है। सही मैं है। पोटासियम का जितना मोल रिएक्टेंट में लूंगा, प्रोडक्ट में भी पोटासियम का उतना ही मोल रहेगा, कोई शक नहीं। ओके, अब देखो रिएक्टेंट में पोटासियम का जितना भी मोल है वो सब कहाँ प्रेजेंट है? पोटासियम क्लोरेट में प्रेजेंट है ना। मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K in KClO3 okay will be equal to number of moles of K in KCl। कोई दिक्कत? क्योंकि जो भी K है वो KCl में ही प्रेजेंट है ना। ओके, अब बच्चों मुझे एक बात बताना, मान लो एक पल के लिए मैं KClO3 का 10 मोल लिया हूं, मान लो, तो उसमें पोटासियम के कितने मोल्स होंगे?
10 ही मोल होंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लो मैं पोटासियम का 20 मोल लेता हूं तो पोटासियम एटम भी जो है वो भी 20 मोल होगा। ओके, तो मतलब मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K in KClO3 को मैं लिख सकता हूं 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। कोई दिक्कत? KClO3 का जितना मोल होगा पोटासियम का भी उतना ही मोल होगा, विच विल बी इक्वल टू क्या, इसका मैं यदि KCl का 1 मोल लेता हूं तो इसमें भी तो K कितना है, 1 ही मोल होगा, है कि नहीं? यदि मैं KCl का 5 मोल लेता हूं तो इसमें भी K कितना होगा, 5 मोल होगा। मतलब क्या, KCl के जितने मोल्स होंगे उतना K का मोल्स होगा। तो मैं बोल सकता हूं 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। ओके, अब देखना बच्चों मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 का मैं फॉर्मूला लगाता हूं, मैं यहां से यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान दें। ओके, मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KClO3। 1 से इंटू मैंने किया, 1 से इंटू करना एक ही बात होता है। मास ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KCl। ओके, अब एग्जाम में क्या किया गया, आपको KClO3 का मास दिया हुआ है, ठीक है ना, तो गिवन मास ऑफ KClO3 दिया हुआ, ठीक है ना। आप मोलर मास ऑफ KClO3 निकाल सकते हो ऐड करके, पोटासियम का, Cl का, O का, आपको मालूम है 122.5 होती है, आप लोग करते हो, मैंने आपको याद भी करवाया। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि KCl की कितनी मास बनी है ये निकालने के लिए, इसका पूछा गया था। तो मोलर मास ऑफ KCl तो आप निकाल सकते हो, 74.5 होती है। तो देखो, तो बिना बैलेंस किए आपने गिवन मास ऑफ KCl निकाल लिया। ओके, जब आप इसका एप्लीकेशन करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। वैसे ये थ्योरी वाली पार्ट में फटाक से ये दिमाग में नहीं घुसता है, बट एक दो न्यूमेरिकल जब बना लोगे ना इसका, तब क्लियर हो जाता है ये चीज। चलो इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा अच्छा कर देता हूं आपके लिए। KClO3, अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन देखा, KClO3 gives KCl plus O2। मान लो आपसे एग्जाम में KClO3 का मास दे दिया, कितना मास है, आपसे पूछ लिया कि ऑक्सीजन का कितना लीटर बना है, ये बनाइए, और आपसे बैलेंस नहीं हो रहा है ये इक्वेशन, मान लो। तो मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन पूछा है तो ऑक्सीजन के लिए POAC लगा देता हूँ, अप्लाई, किसी भी एटम को पकड़ के POAC निकाल देना, ठीक है ना। आपको क्या करना, जैसे KCl का पूछा गया ना, तो K को पकड़ के मैंने लगा दिया। ओके, क्यों K को पकड़ा, क्योंकि इसमें KCl में K है, तो जिसका पूछा जाएगा उसके किसी एटम के लिए POAC लगा देना। जैसे आपको लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया तो मैं ऑक्सीजन एटम के लिए POAC लगाता हूं, अप्लाई POAC फॉर ऑक्सीजन एटम्स। बच्चों मुझे एक बात बताना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, Yes. कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, KClO3 का यदि मैंने 5 मोल लिया है तो ऑक्सीजन एटम के कितने मोल्स होंगे? ऑक्सीजन एटम का बात कर रहा हूं, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अरे आपने पढ़ा है ना यार, क्यों नहीं पा रहे? KClO3 जो है बताया तो था, यदि 1 मोल लोगे तो 1 K 1 Cl और 3 ऑक्सीजन के मोल्स होंगे, बताया था ना। ऐसे क्वेश्चन तो आपने करा है, 1 मोल इसका लोगे तो इसका 1 मोल होगा, इसका 1 मोल होगा, ऑक्सीजन का 3 मोल होगा। मुझे एक बात बताओ, पोटासियम क्लोरेट के यदि मैं 10 मोल लेता हूं तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? 30. ऑक्सीजन एटम के कितने मोल? 30 होंगे, है ना, मतलब 3 गुना होगा। ओके, तो मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, 3 into number of moles of KClO3, number of oxygen in reactant will be equal to 3 into number of moles of KClO3। मतलब KClO3 का जितना भी मोल्स होगा उसका 3 गुना होगा ऑक्सीजन एटम।
इसमें कितना लिखेंगे बताओ तो, कितना इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। यदि मैं O2 गैस का 5 मोल लिया हूं तो ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल होंगे? जल्दी बताना मुझे, जल्दी बताइए जल्दी। क्या हो आप लोग बोल नहीं रहे हो? अरे ऑक्सीजन एटम से कितने मोल होंगे? O2 के 5 मोल लूंगा तो 10 moles. 10 मोल होगा ना बेटा। O2 में कितने हैं? 2 है ना, ओके 2 है तो 5 मोल में 10 मोल होंगे, तो मतलब दुगना एटम्स को। यदि मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये O2 गैस मानो मैं लेता हूं 10 मोल, तो ऑक्सीजन एटम 20 मोल होंगे, दुगना होंगे। तो मैं बोल सकता हूं 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ओके। अब 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO के 3 निकालने के लिए गिवन मास ऑफ KClO3, मानो एग्जाम में गिवन मास ऑफ KClO3 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KClO3 आपको मालूम रहती है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। आपको वॉल्यूम पूछा गया तो हम लोग मोल का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो भैया ये गिवन मास दिया हुआ है, ये निकाल सकते हो, 22.4 लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम एट STP क्या नहीं निकाल सकते हो? आप निकाल लोगे बिना बैलेंस किए, बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके क्लियर? चलिए देखो ये क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो POAC के एप्लीकेशन को समझाता है। ध्यान से देखिएगा, पढ़ो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो बनाने का। बनाने का कोशिश कीजिए बच्चों। यार आप लोग नहीं बोलोगे ना तो कैसे मुझे लगेगा कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो प्लीज क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। 27.6 ग्राम ऑफ पोटासियम कार्बोनेट, ओके, को ट्रीट किया गया सीरीज ऑफ रिएजेंट से, मतलब बहुत सारे केमिकल से इतने ग्राम ऑफ पोटासियम कार्बोनेट को ट्रीट किया गया, और ट्रीट करने के बाद क्या हो गया? कन्वर्ट किया गया कार्बन्स को, मतलब ऑल कार्बन्स को, जितना कार्बन था उसको ये कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको पूछा गया है मास कितना बना है इस चीज का, ओके, इस चीज का कितना मास बना है ये आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन को कुछ समझो, देखो बोल रहा है आपको लिया गया है पोटासियम कार्बोनेट, ठीक है ना, पोटासियम कार्बोनेट का 27.6 ग्राम लिया गया है और इसको बहुत सारे केमिकल से ट्रीट किया, मतलब मानो एक केमिकल से ट्रीट किया तो कुछ बना, फिर उसके बाद B केमिकल से ट्रीट किया तो कुछ बना, फिर उसके बाद C केमिकल से ट्रीट किया तो कुछ बना, लास्टली उसको ट्रीट करते करते ये वाला जो बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स है, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बड़ा जो लंबा सा कंपाउंड, इसको मैं कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ। आप लोग पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं सीनियर क्लास 12th में आने के बाद, पढ़िए जान लो कि ये वाला एक कंपाउंड बन गया लास्ट में। आपको बोला है इस कॉम्प्लेक्स का मास निकालने के लिए, इसका मास निकालने के लिए बोला गया। तो कैसे मास निकालोगे? क्योंकि आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे कुछ स्टेप दिया ही नहीं हुआ जो बैलेंस करोगे, बैलेंस करने का तो कोई उपाय नहीं है आपके पास बस, तो बैलेंसिंग कर ही नहीं सकते हो, तो न्यूमेरिकल को बैलेंसिंग के अलावा ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे POAC के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। आपको एक चीज बोला गया है कि कन्वर्ट ऑल कार्बन, जितने कार्बन थे सबको कन्वर्ट कर दिया है इसमें, मतलब कार्बन के एटम कंजर्व हो रहे हैं। मैं लिखूंगा अप्लाई POAC फॉर कार्बन एटम्स। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि इसमें जितने कार्बन थे सब इसमें कन्वर्ट हो गए, ओके। देखो अब मुझे एक बात बताना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्टेंट में, ओके, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट।
ओके, कार्बन में कितने रिएक्टेंट होंगे? 1 इंटू मोल्स ऑफ पोटासियम कार्बोनेट, है ना। यदि पोटासियम कार्बोनेट का 1 मोल लेते Say हैं, 11.63 gram. यस, यदि आप 1 लेते हो, इसका 1 मोल लेते हो, तो कार्बन का भी 1 ही मोल होगा। मतलब जितना मोल पोटासियम कार्बोनेट का होगा, कार्बन का इतना ही मोल दिख रहा है। 5 मोल पोटासियम कार्बोनेट का होगा तो 5 मोल कार्बन होगा, 1 मोल पोटासियम कार्बोनेट होगा तो 1 मोल कार्बन होगा। मतलब 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम कार्बोनेट, विच विल बी इक्वल टू व्हाट? देखो इसमें कितना होगा, कार्बन इस कंपाउंड का कितना टाइम्स मोल होगा। तो कार्बन देखो ये वाला 6 है और 6 2 जा 12 है। समझिए बात को। तो मतलब यदि इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल है तो कार्बन का 12 मोल। समझ आ रही है ना? 6 और 6 2 जा 12, ब्रैकेट के बाहर 2 है। ओके, तो मतलब कार्बन के कितने मोल है? 12 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ? गिवन मास 27.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास पोटासियम कार्बोनेट का 138 होता है, 138 होगी। ओके, विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ कॉम्प्लेक्स, आपसे पूछा गया। ओके, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसका आप देखोगे तो आई सपोज 698 आएगी। ऐड करोगे सबको, पोटासियम का 39 इंटू 2, जिंक का 65 इंटू 3, आयरन का 56, ऐसे करके आप कैलकुलेट करोगे तो 698 ग्राम आएगी। आप ऑब्वियसली यहां से मास ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्व कर सकते हो और द आंसर विल कम अराउंड 11.6 ग्राम। तो मैंने बैलेंस किया ही नहीं, और बैलेंस करने का उपाय भी नहीं था। यहाँ पे बिना बैलेंस किए इस सम को बनाया गया। तो आपको पीओएसी का एप्लीकेशन थोड़ा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, Okay. Yes, sir. sir. चलिए ये एक सम है जिसमें थोड़ा पीओएसी का एप्लीकेशन है। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से बताओ कैसे बनेगा। देखो मैं बोल रहा हूँ आप पीओएसी लगा के बनाओ, बिना पीओएसी का ही बनेगा, बट पीओएसी लगा के बनाओ। सल्फर कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2 एंड SO3। देखो बहुत आदमी प्रिफर करते हैं पीओएसी लगाना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो सिंपल न्यूमेरिकल में पीओएसी लगा देते हैं। बट मैं बोलूंगा हर जगह पीओएसी लगाते मत चलना, जहां जरूरत महसूस हो वहीं लगाना। बट आपकी मर्जी है, ये मेथड मैंने सिखा दिया, आप लगा सकते हो। सल्फर, सल्फर कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म SO2 और SO3। सल्फर कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, बनता है SO2 प्लस SO3। ओके, बोल रहा है 10 ग्राम सल्फर लिया गया है और 12 ग्राम O2 ली गई है। ओके, what mass of SO2 will be formed so that neither O nor S will be left out। बोल रहा है कि SO2 कितना ग्राम बनेगा, मान लो X ग्राम। ओके, SO2 कितना ग्राम बनेगा, यही पूछा गया आपसे कि ये वाला जो है ना पूरी तरह से खत्म हो जाए। ओके, तो ऑब्वियस सिंपल सी बात है, इसमें बोला गया कि सल्फर ऑक्सीजन जितना लिया गया सब खत्म है। तो मतलब है यदि SO2 हम मानते हैं X ग्राम बना है तो SO3 कितना बना होगा? 22 माइनस X ग्राम बना होगा। 10 प्लस 12 कितनी होती है? 22 ग्राम होता है ना भाई, समझिए बात को। तो जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतनी ही मास ऑफ प्रोडक्ट होगी ना। तो X ग्राम प्लस 22 माइनस X ग्राम, 22 ग्राम है। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, आपसे SO2 पूछा गया है, तो SO2 चलो पूछा गया है तो मैं POAC लगा के बना के दिखाता हूँ। बैलेंस नहीं किया हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S रिएक्टेंट में, ठीक है ना, R में लिखता हूँ, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S प्रोडक्ट में, ठीक है ना। S का कितना है? गिवन मास 10 ग्राम है, गिवन मास बाय मोलर मास
मोलर मास सल्फर का 32 होता है। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस इन रिएक्टेंट गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, प्रोडक्ट में इसमें जितना सल्फर है और इसमें जितना सल्फर है उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ओके, इसमें कितना सल्फर होगा, इसका दिया है गिवन मास x ग्राम, गिवन मास बाय मोलर मास। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 64, गिवन मास बाय मोलर मास। इसमें कितना सल्फर का मोल से निकल गया। ओके, अब इसमें कितना सल्फर का मोल है, गिवन मास 22 माइनस एक्स बाय मोलर मास, इसका कितना हो जाएगा 64 और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ा है 16, 64 और 16 80। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस जितना रिएक्टेंट में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस उतना प्रोडक्ट में। मैंने POAC लगा दिया। अब इस इक्वेशन से मैं x तो सॉल्व कर सकता हूं आराम से, सॉल्व कर सकते हो ना x? Yes, sir. तो x सॉल्व करोगे तो भैया x सॉल्व करने से मिल क्या रहा है आपको, x तो SO2 की वैल्यू ही तो मिल रही है, तो आराम से तो सॉल्व कर लेना आप लोग। आई सपोज 10 ग्राम आंसर आना चाहिए। आई डोंट रिमेम्बर द आंसर, एक बार आप चेक कर लेना वैसे आंसर। ओके, सॉल्व कर दोगे ना इसको कि कोई दिक्कत? चले, आसान है। आप देखो मैं कंसंट्रेशन यूनिट बता रहा था बट बीच में एक चीज बता दिया आप लोगों को, इंपॉर्टेंट चीज था। तो चलिए कंसंट्रेशन यूनिट को कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 10 ml पानी का लिया गया है और 30 ml CH3OH ली गई है, दोनों को मिक्स किया गया है। ओके, 10 ml वाटर और 30 ml CH3OH को मिक्स किया गया है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो बन रहा है वो 39.09 ml बन रहा है। ओके, गॉट इट। आपको पूछा गया है स्ट्रेंथ निकालने के लिए, बोला गया है दोनों कंपोनेंट का, समझ गए? देखो काफी अच्छी क्वेश्चन है। स्ट्रेंथ मतलब कितना परसेंट है उसमें, ये क्वेश्चन अच्छी है जो आपको एक चीज समझाएगा कि 10 ml और 30 ml को मिक्स करने पे 39.9 बन रहा, मतलब 40 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। मतलब आपको इस क्वेश्चन से भी समझ आ रहा है कि वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ टू कंपोनेंट पूछा गया, तो परसेंट वाटर निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, परसेंट वाटर निकालने बोलेगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 10 ml है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 39.09, ओके, इनटू 100, ये निकल गया परसेंट वाटर। परसेंट आपको मिथेनॉल निकालने बोलेगा, CH3OH कितना है ये भैया, 30 ml है। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इनटू 100, निकाल लोगे आराम से। चलिए, ओके, वेरी इजी। आप देखो ध्यान से, A solution labeled as 39.5% means, मतलब मान लो कि एक डब्बा किसी फैक्ट्री से बन के आया है, ओके, और उसमें कोई सॉल्यूशन पड़ी हुई है और उसमें लिखा हुआ है 39.5%। अब बगल में जो मैन्युफैक्चर था वो लिखना भूल गया कि W/W है कि W/V है कि भाई V/V है। ओके, मान लो कि W/W रहता तो इसका मतलब आप क्या समझते, बाय मास रहता है, क्या समझते? 39.5 ग्राम सॉल्यूट इन कितना 60 ग्राम सॉल्वेंट, ये ना समझते? ओके, वॉल्यूम रहता, वॉल्यूम मतलब W/V, तो हम लोग क्या समझते, 39.5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट मत बोल देना यहाँ पे क्योंकि मास और वॉल्यूम एडिटिव नहीं होती। बाय स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बात कर लेते हैं, तो 39.5 ml सॉल्यूट। देखो तीनों केस में कितना डिफरेंस हो जा रहा है,
in 100 ml समझ आ रही है? ओके, क्लियर? चलिए, ओके। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका होता है, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन बताने से पहले एक और चीज बता दूं आपको। मान लीजिए एक पल के लिए परसेंट कहां से कहां वेरी करता है, ये बताना मुझे। परसेंट मिनिमम कितना हो सकता है? 0% हो सकता है। मैक्सिमम परसेंट कितना हो सकता है? 100% हो सकता है। वहीं हम परसेंट को यदि फ्रैक्शन के टर्म में लिखे तो मिनिमम फ्रैक्शन कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, और मैक्सिमम फ्रैक्शन क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो मोल फ्रैक्शन कुछ ऐसी ही कहानी है। मान लो हम लोगों ने दो चीज मिलाया, ए और बी मिलाया, दो चीज मिला के एक सॉल्यूशन बनाया। मान लो दो चीज ए और बी मिला के मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। तो यदि मैं बात करता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का यदि मैं बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए divided by total number of moles. Okay. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन अब दो ही चीज मिलाने से नहीं होती है, मानो 5 चीज मिला के सॉल्यूशन बनाया है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ में जो रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी सी डी ई, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये ध्यान देना है, मुझे एक बात बताओ। मान लो एक केक है, एक केक का 1/5 टुकड़ा, 1/5 टुकड़ा आपने एक दोस्त को दिया और बाकी टुकड़ा आपने खाया, तो टोटल फ्रैक्शन को मिलाने से कितना आता है? 1 आएगा। ओके, तो मोल फ्रैक्शन यदि सारे कंपोनेंट्स का मिला दिया जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मान लो 10 कंपोनेंट है उसमें, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ डॉट 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 डॉट, जितने भी चीज होंगे सबके मोल फ्रैक्शन को यदि मिला दोगे तो विल बी इक्वल टू 1। पर नॉर्मली क्वेश्चंस जो रहते हैं दो ही चीज से सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन वाले ही क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो हम दो ही कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों बराबर 1 हो जाएगा। तो यदि एक का आपने निकाल लिया मान लो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। गॉट इट? समझ गए? वेरी सिंपल। yes sir कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ट्राई कीजिए, सॉल्व दिस। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए, देखते हैं बनता है कि नहीं आपसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए बनाइए। क्या हो? A solution is made by dissolving 2 moles NaCl in 180 ग्राम वाटर। क्या होगा? एनीबॉडी, किसी का सॉल्व हुआ? नहीं। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट, ऑप्शन दे दूं क्या? sir option A
पहला ऑप्शन लिखा वही, चलिए वेरी गुड। तो सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 2 moles of NaCl in 180 ग्राम, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे हमें पूछा गया NaCl निकालते चलो, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होगा ना, मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ NaCl कितना दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ, ओके, डिवाइडेड बाय 2। मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, 180 ग्राम है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास। तो मोल्स ऑफ वाटर आ गया 2 बाई, सॉरी NaCl आ गया 2/12 विच इज 1/6। तो एक का 1/6 आ गया, तो दूसरा का ऑब्वियसली क्या होगा, 1 - 1/6, 5/6। वेरी सिंपल है ना। चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और यदि आपका दिमाग चल गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, बात खत्म। और बहुत परसेंटेज कंपोजिशन पे ये क्वेश्चन सेट है, ये मोल पे क्वेश्चन सेट नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो आप यदि बना सकते हो इसको, ओके, ट्राई करो। A compound contains 3.2% of oxygen. The minimum molecular weight of the compound is, क्या होगा, एक कंपाउंड है जिसमें 3.2% ऑक्सीजन, आपसे पूछा गया है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में ही खेल छिपा हुआ है क्वेश्चन का। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब वो जो कंपाउंड होगा उसमें कम से कम एक ऑक्सीजन तो होगा, ओके। बोला गया एक कंपाउंड उसमें इतना परसेंट ऑक्सीजन है, और इतना परसेंट ऑक्सीजन है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब कम से कम एक ऑक्सीजन तो याद जरूर है, ओके। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, जब एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। बोला गया 3.2% ऑक्सीजन है, मान लेते पूरे कंपाउंड का मास है x, तो 3.2% ऑफ x इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो यदि x को आप सॉल्व करते हो तो 16 × 100 डिवाइडेड बाई 3.2 है ना, गॉट इट। तो 500 आ जाएगी, आप सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट को हटा दिया मैंने, 1000 ऊपर ले लिया, ठीक है, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं विद द लेटर बड़ा M। मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है विद द लेटर बिग M, ओके। अब मोलैरिटी को डिफाइन करें तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in per liter of solution। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। ध्यान दीजिएगा, पर लीटर सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, ओके। सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं उसकी मोलैरिटी। मान लो एक पल के लिए कि हमारे पास ये एक कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, 1000 ml सॉल्यूशन है, 1000 ml सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है। सॉल्यूशन ध्यान से रखना, 1000 ml सॉल्यूशन है, कोई चीज का है, 1000 ml सॉल्यूशन, ओके। और इसमें एक पल के लिए मैं मानता हूं कि जो सॉल्यूट मिला हुआ है वो 10 मोल मिला हुआ है। तो हम बोलेंगे
देखो क्या है, 10 मोल मिला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये जो सॉल्यूशन है पूरा 1 लीटर, ओके 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 10 मोल मिला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब क्या होगा, इसकी जो मोलैरिटी हो जाएगी दैट विल बी 10 m। ओके, हम लिखेंगे 10 बड़ा m। 10 बड़ा m लिखा हुआ आपको दिखा, तो इसका मतलब 10 मोल सॉल्यूट मिला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में। 10 मोल सॉल्यूट मिला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में। देखिए 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन या सिर्फ 1 m NaCl सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, बता सकते हो मुझे जरा क्या? 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन लिखा हुआ है या 1 एब NaCl सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझोगे? 1 mole of NaCl in 1 liter of solution. 1 mole NaCl in 1 liter solution। वेरी गुड। या दूसरे भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं, 1 मोल NaCl का मास तो हम निकाल सकते हैं ना, 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं। ओके, देखो मोलैरिटी का यदि हम लोग फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला ऐसा बहुत सिंपल होगा। फॉर्मूला हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ध्यान देना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रहनी चाहिए, मिलीलीटर में नहीं होगी, लीटर में सॉल्यूशन को लेना। ओके, हमेशा दिमाग में रखना इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट का ध्यान रखना है। ओके, कितना मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसका फॉर्मूला है। बट फॉर्मूला तो अपनी जगह है, पर ध्यान से सुनना आप लोग बात को। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलैरिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, आपको दिख रहा है। ओके, मुझे एक बात बताना कि मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डबल कर दे रहा हूं सॉल्वेंट मिला के, ध्यान से सुनना मेरी बात को। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं डबल कर दे रहा हूं सॉल्वेंट मिला के, तो मुझे बताना कि मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने डबल कर दिया है सॉल्वेंट मिला के, तो आपको बताना है कि मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। हाफ हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है ना बच्चा, देखिए इनवर्स रिलेशन है मतलब मैंने सॉल्यूशन के वॉल्यूम को डबल कर दिया, पानी ज्यादा डाल दिया उसमें। ओके, तो मोलैरिटी आधा हो जाएगी। अब मुझे बताना कि मान लो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को दुगना कर दे रहा हूं और वॉल्यूम उतना ही रह रहा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहा हूं, वॉल्यूम 1 लीटर ही है, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं दुगना कर दिया, तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सिंपल है, डायरेक्ट रिलेशन। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, देखो अब मुझे बताना, तो 1 मोल KCl इन 5 लीटर सॉल्यूशन है, तो डैश m KCl सॉल्यूशन है, मुझे बताना डैश m KCl सॉल्यूशन। वन मोल KCl इन 5 लीटर सॉल्यूशन है, तो डैश m KCl सॉल्यूशन। देखो बच्चा 5 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल है। ओके, 5 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल होगा? 1/5। 1/5 मोल इन 1 लीटर, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 1/5 है कि नहीं? 1/5 m KCl सॉल्यूशन। इसका बता दो क्या होगा, तो सिंपल मैथ्स है।
देखते हैं कितने बच्चे इसे सॉल्व करते हैं। 0.25 मोल KCl in 5 liter solution। पांच लीटर में 0.25 है, मतलब क्या है 1/4 मोल है ना। 5 लीटर में 1/4 मोल है, 0.25 को 1/4 बोल सकते हैं। तो 1 लीटर में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। तो 1/20 इन 1 लीटर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 1/20 m KCl सॉल्यूशन। समझ गए? Yes, sir. देखो आज टॉपिक को मैं ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म थोड़ी टफ वाली चीज होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को अच्छा से देख के आना, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर थोड़े से आगे इसके न्यूमेरिकल्स आज करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, जितना आज मैं पढ़ाया, आज टॉपिक POAC को देख लेना अच्छे से, क्योंकि वो मेथड काफी काम का होता है। और बाकी जितना मैं मोलैरिटी रिलेटेड चीजें बताया